क्या फ़ायदा है घूमने का। मैं घूमने के कई फ़वाइद आपको खड़े खड़े बता सकता हूँ, और ये फ़वाइद अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो फिर यकीनन आप भी सोचेंगे, गाड़ी निकालते हैं और वीकेंड को किसी तरह फ़ायदा करते हैं, चाहे किसी सहरा, किसी करीब के पहाड़, किसी टीले के ऊपर जाएंगे, लेकिन ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे। मोटरवे के सफ़र की वीडियो है जो हमारा अब जारी है। मैंने कहा चलें पाकिस्तान को मैं बात करता हूँ घुमाने के लिहाज से। डिस्कवर पाकिस्तान का हमारा ये एक सिलसिला है जिसमें हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शेड, पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगह दिखाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब पाकिस्तान ने भी इस बात की पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं कि दुनिया आए और पाकिस्तान को देखें। सड़कें बन रही हैं, रेल राब्ते, फ़्लाइट्स, परवाज़ें, इन सब को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने 70 मुल्कों को ऑनलाइन वीज़े की सहूलत दी है। पाकिस्तान ने 24 मुल्कों को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत दी है। और इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूर के बढ़ने की जो प्रोजेक्शन है वो आगे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, और ये फोरकास्ट की जा रही है। अमरीकी जरीदे हों या दुनिया के बैन अल-अक़वामी टूरिज़म के जरीदे पाकिस्तान को टॉप नंबर 1 डेस्टिनेशन करार दे चुके हैं 2020 के लिए। तो ये बात ये बता रही है दोस्तों कि अब पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूर का रास्ता खुलेगा, और इसमें जो इस शोबे से मुंसलिक होगा या किसी तरह से भी इस चेन से मुंसलिक हो वो भी फ़ायदा उठाएगा। तो हमने ये देखना है कि अब अपने इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाहौर से हम निकलें, हमारा सफ़र होगा लाहौर से मोटरवे का। आपका ये पूरा सफ़र हम आपको दिखाएंगे कि हमारी ये जो मोटरवे है लाहौर से इस्लामाबाद की, ये इसके चारों तरफ के खेत, इनके चारों तरफ जो इसके रास्ते की जो शहर हैं उनकी क्या अहमियत है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ट्रैवलिंग सिर्फ ट्रैवलिंग ना हो, उस ट्रैवलिंग में डिस्कवर भी किया जाए चीज़ों को। उस ट्रैवलिंग में ये भी देखा जाए कि हमारे ये जो इलाके हैं आखिर इनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। मसलन लाहौर की हम बात करें, जहाँ से हमने अपना ये सफ़र शुरू किया है, तो लाहौर शहर की अपनी हिस्ट्री कोई 2, 2.5, 3, 4 हज़ार सालों तक जाती है, 5 हज़ार सालों तक जाती है, और फिर 1000 साल के तो किले, कितनी ही जगह हमें लाहौर में बेशुमार नज़र आती है। फिर लाहौर से हम निकले, अब ये हमारा पहला मोटरवे का आप देख रहे होंगे। अगर मैं कहूँ कि ये रोड अगर जो पीछे से आ रही है इस वक्त, ये रेस्ट एरिया आप देखिए, ये सुखेगी का रेस्ट एरिया है। ये पहला रेस्ट एरिया है लाहौर से अगर आप सफ़र करते हैं इस्लामाबाद की जानिब। और इसको आप देखें कि अमूमन हमारे यहाँ जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो समझते हैं शायद पाकिस्तान जाएंगे तो घूमेंगे कैसे, रहेंगे कहाँ। अब आप ये देखें ये कितने पुरसुकून रेस्ट एरियाज़ हैं, बड़े ही बाहर की तरह, जिस तरह हम कहते हैं कि उसी लेवल के, उसी स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पे फ्रेंचाइज भी हैं, खाने पीने की सारे आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जायकों के लिहाज से फास्ट फूड से लेकर देसी तक आपको दस्तयाब है। तो सुखेकी और उसके बाद कई रेस्ट एरिया ऐसे ही आते हैं मोटरवे के ऊपर, और ये उतने सेफ हैं, ये इतने पुरसुकून हैं कि अगर आप यहाँ पे थक जाते हैं तो रात में आप गाड़ी पार्क करें, दिन में आप गाड़ी पार्क करें, बच्चे पार्क में खेलें, आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले तमाम सालों में पाकिस्तान में हम सब पाकिस्तानी इसी तरह ट्रैवल कर रहे होंगे जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में हम देखते थे, रश करते थे। दुबई में, अबू धाबी में भी किस तरह के वहाँ पे हाईवेज के ऊपर क्या ऐसे ही नहीं बने हुए होते? बाहर के मुल्कों में भी रेस्ट एरियाज के ऊपर पेट्रोल पंप, क्या इसी तरह की मार्ट नहीं होती? तो पाकिस्तान का वक्त बदल रहा है, और इस बदलते हुए वक्त को अब हमने दुनिया को दिखाना है। और अपने जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे यही कहना है कि आप दुनिया में घूमने जाते हैं, पाकिस्तान घूमने की तरफ आएँ। अब ना वो अमन व अमान की सूरत हाल उस तरह रही है ख़राब, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत 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 बेहतर हो चुकी है। अफवाज पाकिस्तान को सलाम जिन्होंने पाकिस्तान से टेररिज्म का खात्मा किया, और टेररिज्म ही वो भूत था, वो जिन था जिसने हमारे मुल्क की इस खूबसूरती को दुनिया के सामने आने से अब तक रोका हुआ था, और हमने उस अफरीद पर काबू पाया है। तो अब हमारे मुल्क की खूबसूरती को दुनिया के दिखाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये अभी जो आपने पिछले मनाजिर देखे सुखेगी से पहले के मोटरवे के मनाजिर हैं, ये शेखोपुरा और आसपास का सारा एरिया राइस की बेहतरीन बेल्ट है। ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास राइस हमारे इन्हीं खेतों से पैदा होता है और फिर दुनिया भर में जाता है। तो हमारी ज़मीन, हमारी ये धरती, और ये पंजाब की धरती, 5 दरियाओं की धरती, हमारे सफ़र में हम आपको इसके मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करेंगे। रास्ते में हमारे सरगोदा का बेल्ट भी आएगा जो कि सिट्रस फ्रूट की दुनिया की एक बहुत बड़ी हम कह लें कि एक जगह है, और यहाँ से वर्ल्ड क्लास सिट्रस फ्रूट, लेमन, मैंगो, ऑरेंजेस, मौसमियाँ दुनिया भर में जाती हैं, और मैं इनके इकोनॉमिक पोटेंशियल भी आपके सामने लाऊंगा। तो हमारा ये सफ़र का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। किलोमीटर बाद भेरा का ये रेस्ट एरिया आने वाला है, और इस इलाके में भी सारी यही, ये देखें आप कितनी खूबसूरत फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स बिल्कुल, और फसलें भी गालिबन अब तैयार ही हैं। ये गन्ना भी लगा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे,
कमाद जिसको कहते हैं, और फिर ये दूसरे तो फसलें गुजर ही रही हैं। मेरा कि इस रेस्ट एरिया से जो है वो हमने पेट्रोल वगैरह भरवाएंगे और अपने सफ़र को हम जारी रखेंगे। हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा अंधेरे के लिहाज से ही इस्लामाबाद पहुंच जाएं, क्योंकि हमने अभी मरी का सफ़र करना है और एक ही दिन का ही हमने एक सफ़र का ट्रैवल रखा है कि मरी जाकर हम स्टॉप करेंगे। हम लाहौर से कोई निकले हैं कोई 12:30-1 बजे के करीब, तो अभी तक हमारा सफ़र भी टाइम के लिहाज से सेट है। और बताने का मकसद यही है कि सफ़र पाकिस्तान में बहुत अच्छा होता जा रहा है, बहुत बेहतरीन होता जा रहा है। ये देखें आप, ये रेस्ट एरियाज़ मोटरवे के इस घेरा के मुकाम पर दोनों अतराफ़ में आपको नज़र आ रहे होंगे। वहाँ से आने वालों के लिए भी ये रेस्ट एरिया है और जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं। दोस्तों अब हम दरियाए झेलम के ऊपर से गुजर रहे हैं और झेलम क्रॉस करते हुए हमारा आगे सफ़र अब झेलम की सरजमीन पर है। दरियाए झेलम, झेलम जो नाम पड़ा है, अब ये भी आपके लिए बड़ी हैरत की बात होगी, बाज़ लोग हमारे जानते भी होंगे, बाज़ अज़ाब हमारे, कि झेलम जो सिकंदर आज़म था उसके घोड़े का नाम था। तो 3,500 साल पहले हम ये देखते हैं कि हमारी इस ज़मीन के ऊपर सिकंदर आज़म के कदम भी पड़े। सिकंदर आज़म यहाँ तक आया था झेलम के मुकाम पर, और यहीं पर ही उसकी लड़ाई हुई थी जिसमें सिकंदर ऐसा जख्मी हुआ कि जानवर भी ना हो सका। वापसी के सफ़र के बाद ही मकदूनिया यूनान पहुँचते ही वो यहाँ नहीं, इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसका घोड़ा भी जख्मी हुआ था और घोड़ा यहीं चल बसा था, तो उसको फिर यहीं दफनाया गया। और झेलम नाम इसीलिए पड़ा झेलम शहर का कि सिकंदर आज़म का घोड़ा यहाँ पे दफन है। उसके कुछ जर्नेल भी फिर यहीं रह गए। तो आज हमें जो वो यूनानी हमें DNA यहाँ नज़र आता है, तो वो वही हैं फौजी वगैरह जो यहाँ रहे थे। फिर उसके बाद सिकंदर आज़म का एक जनरल, जिस तरह मैंने अपनी गवादर की रिपोर्ट में बताया था कि गवादर के ऊपर भी हुक्मरानी करता रहा था। तो ये झेलम का दरिया आपने देखा, और ये बहता हुआ आ रहा है कश्मीर से, जिसको हमने क्रॉस किया है। और ये इस ज़मीन की थोड़ी सी मैंने कहा हिस्ट्री भी हम आपके सामने लाएं। और बाकी ये लैंड तो आप देख ही रहे हैं कि ये भी उतनी ही सरसब्ज़ है जितनी पिछली ज़मीनें थी। अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम अक्सर घूमने फिरने निकलते हो, क्या फ़ायदा है घूमने का? मैं घूमने के कई फ़वाइद आपको खड़े खड़े बता सकता हूँ, और ये फ़वाइद अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो फिर यकीनन आप भी सोचेंगे, गाड़ी निकालते हैं और वीकेंड को किसी तरह फ़ायदा करते हैं, चाहे किसी सहरा, किसी करीब के पहाड़, किसी टीले के ऊपर जाएंगे, लेकिन ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे। क्योंकि ट्रैवलिंग, जिस तरह से मैंने अपना ये पहला जो जुमला कहा था, सेंट ऑगस्टाइन का ये कॉल है कि दुनिया एक किताब है, और अगर आप घूमते फिरते नहीं हैं तो फिर सिर्फ इसका एक ही सफ़ा आप पढ़ पाते हैं। फ़वाइद क्या हैं सफ़र के, घूमने के, फिरने के? इकोनॉमी तो छोड़े कि मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा भी होता है, लेकिन आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा, सफ़र आपको दुनिया के मुताल्लिक सिखाता है। सफ़र आपको बताता है कि ये दुनिया, ये ज़मीन, ये आसमान, ये पहाड़ कितनी तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। नंबर 2, अगर आप अपने मुल्क में घूमते हैं तो सफ़र आपको अपने मुल्क के हवाले से बताता है, आपके मुल्क का यूनिक कल्चर क्या है, क्या खास बात है, दूसरे कल्चर के अंदर क्या डिफरेंसेस है। आप दुनिया में घूमते हैं, पाकिस्तान में घूमेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके कल्चर की कितनी यूनिक चीज़ें हैं। नंबर 3, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। सफ़र आपको अपने आप को समझने का मौका देता है कि आप रफ टफ हैं, सिस्सी तो नहीं है, नाजों में तो पले में नहीं है, ज़रा सी सर्दी लग रही है, परेशान तो नहीं हो गए। नंबर 4, जो सफ़र है वो आपको ऐसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स देता है ज़िंदगी के अंदर कि जिनको आप बाद में याद करते हैं। हर सफ़र के साथ यादें जुड़ी होती हैं, हर सफ़र के साथ कोई ना कोई याद, कोई वाक़या, कोई गाना, किसी पहाड़ के ऊपर दोहराया हुआ, किसी को देखा हुआ कोई चेहरा हमेशा याद रहता है। नंबर 5, सफ़र आपकी लैंग्वेज स्किल को बढ़ाता है। आप जितना घूमेंगे, जितने लोगों से मिलेंगे, उतनी ज़बानों से आशना होंगे, आपकी लैंग्वेज स्किल बढ़ती है। नंबर 6, सफ़र आपको अपने आप को भी समझने का मौका देता है, क्योंकि आप ये जानते हैं जब सफ़र करते हैं कि मैं कितना टॉलरेंट हूँ, मुझ में बर्दाश्त कितनी है। क्या कहते हैं, किसी इंसान को पहचानना हो तो 2 हालतों में देखो, गुस्से में या फिर सफ़र में। तो सफ़र आपको ना सिर्फ अपने आप को समझने का मौका देता है, अपने साथी को भी समझने का मौका देता है। तो अगर जिस तरह हम देखते हैं कि अमूमन हनीमून के लिए जो नए कपल निकलते हैं, उनके लिए अच्छी बात ये होती है कि सफ़र में वो एक दूसरे को समझ लेते हैं। और इसके साथ साथ सफ़र के और फ़वाइद भी, जिस तरह से अभी आगे ट्रैवलिंग में मैं आपको बताता रहूँगा। मरी के सफ़र में हमारे साथ रहिए। ये जी मरी के मनाजिर शुरू हो गए हैं, और अब हम चूँकि हाइट पे भी आ गए हैं तो ये थोड़ी बर्फ़ भी अब नज़र आ रही है सड़कों पे, किनारे पे। रात का वक्त है लेकिन ये साइडों पे बर्फ़ नज़र आ रही है, ये देख सकते हो कि आप, अंधेरा थोड़ा हो रहा है लेकिन ये रोड के ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है। दरख्तों पे ये बर्फ़ किस तरह से लगी हुई है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फीली रात है, टेम्परेचर 3 को पहुंच चुका है। वाह क्या बात है।
तारे ज़मीन पर आ जाती हैं, यहाँ पे तारे ज़मीन पर होते हैं। खामोशी है, सन्नाटा है, लोग जल्दी सोने के आदी हैं। तो लग रहा है कि जी सब अपने अपने घरों में इस वक्त जो है वो सर्दी के अंदर दुबक के बैठे हैं। बर्फ़बारी में देख लें कि चलना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी लगा कि ये जो मेरे जॉगर्स हैं थोड़ा मुझे मुश्किल देंगे, तो मैं चेंज कर रहा हूँ इनको, क्योंकि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा ठहर कर कदम जमा कर चलें तो फिर कोई मसला नहीं है। इस मौसम का आप मज़ा ले सकते हैं। आप रोके, मैं शीशा साफ करता हूँ। इसके बाद देता हूँ। पिघल के फिर दोबारा से समंदर के अंदर शामिल होने का एक ऐसा साइकिल है जिसके ऊपर हम सबकी जिंदगियों का दारोमदार है। अब ये जो बर्फ है, हमारे यहाँ अमूमन तस्वुर किया जाता है कि बर्फबारी उस वक्त होती है जब बिल्कुल कोई फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर हो। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हवा का टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो मसलन, और आप ये देखें कि अगर 6 डिग्री सेंटीग्रेड हवा का टेम्परेचर है और बारिश हो रही हो उसमें, तो वो बारिश की वजह से उस जो रेन वाटर है उसका अपना टेम्परेचर कम हो जाता है और वो रेन वाटर खुद ब खुद फिर एयर टेम्परेचर के कम होने की वजह से बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये बर्फ में कन्वर्ट होना एक बड़ा ही दिलचस्प मरहला है। ये आप देखें जरा करीब आके, ये दिखाएं, ये देखें आप जरा कि किस तरह से बर्फ के ये क्रिस्टल से होते हैं।
तो ये जो बर्फबारी होती है ये क्रिस्टल्स की सूरत में होती है। ये जो वाटर होता है हवा में जब ये फ्रीज होता है तो ये क्रिस्टल्स की सूरत में होता है और अपने जैसे ही दूसरे वाटर के क्रिस्टल्स को अट्रैक्ट करता हुआ स्नो फ्लैग बनाता है। और मजे की बात यह है कि जब इन क्रिस्टल्स को देखा गया, इनके शेप्स के ऊपर गौर किया गया, इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, 6 कोनों का स्ट्रक्चर होता है और ये सारे के सारे यूनिक होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, अरबों खरबों पता नहीं कितने कितने ये बर्फ के जर्रात गिरते हैं ऊपर से आसमान से। और खुदा की कुदरत है कि चूंकि इतनी ज़मीन से आसमान से ज़मीन तक आने में टेम्परेचर की इतनी वेरिएशंस होती हैं कि इनमें से हर क्रिस्टल का, हर किसी का साइज, शेप जो होता है वो हर किसी से दूसरे से अलग होता है। और मज़े की बात यह है कि बर्फबारी के लिए जिस तरह मैंने कहा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है 0 डिग्री और उसके थोड़ा आसपास अगर एयर टेम्परेचर हो तो फिर अगर बारिश जो होती है वो बर्फबारी की सूरत इख्तियार कर लेती है। और पाउडरी भी होती है, ये इस तरह स्नो फ्लैक्स की सूरत में भी होती है बर्फबारी जिसको हम कहते हैं। और फिर यही बर्फ, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इस तरफ जहाँ से हमने अपने आगाज किया था शूट का, ये सारी पीछे हमें कश्मीर की भी पहाड़ियाँ नजर आती हैं। ये बर्फ की चोटियाँ हैं। इसी तरीके से हमारे जो बहरा अरब, हमारे साथ समंदर है, दूसरे समंदरों की हवाएं उठने के बाद बारिशों की सूरत में जब यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ पे वो बर्फ की सूरत में बरसती हैं। और इन्हीं बर्फ के इन पहाड़ों का ये पानी ही है दरियाओं में, दरियाए सिंध में शामिल होता है। और हम सब अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी पीने के लिए उस मीठे पानी को इस्तेमाल करते हैं। ये पानी का एक सर्किल है पूरा, हम देखते हैं। और बर्फ की वजह से बहुत सी चीज़ें इंसानों को, जहाँ हम इसमें नज़ारे भी करते हैं लेकिन कुछ मुश्किलात भी आती हैं। मसलन बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ बहुत शदीद बर्फबारी होती है और फ्लाइट्स भी होती है, तो एयरपोर्ट को साफ करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। ये जो सड़कें हैं ना, इनके ऊपर भी अब बहुत सी दुनिया में मुल्कों में इस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं कि बर्फ़ उसके ऊपर उस तरह से स्लाइड्स ना बना सके, क्योंकि पिघलना, ये जो सड़क के ऊपर बर्फ़ होती है बड़ी स्लिपरी हो जाती है बाज़ औक़ात, और इसकी वजह से गाड़ियाँ भी फिसलने का ख़तरा मौजूद होता है। दोस्तों, मनाजिर कैसे लगे आपको? और रास्ते में बर्फबारी के हवाले से हमने कुछ बात की, फिर हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की, और वापसी का ये सफ़र हमारा भी थोड़ा जारी है। हमारी 2 रातों का क़याम था यहाँ पर मरी की तरफ ही मैं अगर कहूँ, इसी इलाके में गलियात के, घड़ियाल के इलाके में हमने कोशिश की थी कि माल रोड की तरफ जाएँ, लेकिन कुछ बर्फबारी की वजह से रास्ते थोड़े मसलों का शिकार हुए। फिर अयूबिया की तरफ भी ऐसा ही हुआ। तो इस बात का मकसद एक ये भी है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो कुछ टिप्स ट्रैवल के हवाले से अपने जहन में ज़रूर रखें। नंबर 1, बी पेशेंट। पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। बहुत ज़रूरी होता है कि आप सब्र के अंदर पेशेंस से काम लें, क्योंकि कोई भी ट्रैवलिंग है ना, उसमें मिसहैप्स होते हैं। अगर आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाएंगे, पंचर हो गया, परेशान हो जाएंगे, कोई मसला हो गया, आप फ़ौरन ही जो है वो उसके अंदर मुश्किल में आ गए, तो फिर शायद सफ़र मुश्किल होगा। तो थोड़ा उसको एंजॉय करना सीखें। कभी कभार ये होता है कि आपका सफ़र आपके प्लान के लिहाज से हो ही नहीं पाता, तो एक तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके सफ़र की ना चलें, जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं 1 से 2 जगह प्लान करता हूँ और उसके बाद दुनिया को खुद अपने आप के ऊपर रिवील करने के लिए छोड़ देता हूँ कि रास्ते, सफ़र किस तरफ ले जाएंगे, मूड कैसा होगा। और अगर ठीक है अयूबिया नहीं जा पाए, कोई मसला नहीं है भाई, अपने ही गेस्ट हाउस के अंदर बर्फबारी के साथ कोई अच्छी किताब पढ़ ली, किसी अच्छे तरीके से एंजॉय कर लिया। फिर साथ साथ आप एक कोशिश ये भी करें, जब भी आप सफ़र में निकलें, याद रखें ATM कार्ड आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है इन इलाकों में अगर नेटवर्क नहीं हो, आपका ATM स्टक हो जाए, कहीं पे कोई मसला हो, तो दूसरा ATM आपके काम आए। और कुछ कैश आप ज़रूर साइड में रखा करें। ये 3-4 चीज़ें। और फिर जहाँ पर आप रुके हुए हों वहाँ का एड्रेस, वहाँ का नाम ज़रूर रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी गाड़ी में किसी ग्रुप के साथ हैं, आपका मोबाइल गाड़ी में रह गया, आप कहीं मिस ऐप में आगे पीछे हो गए और आपको नाम भी अगर याद ना हो, एड्रेस भी याद ना हो, तो आप कैसे किसी को लोकेट करेंगे? तो किसी का नंबर, अपने गाइड का नंबर, टूर गाइड का नंबर, ये चीज़ें लिख के ज़रूर रखा करें। बहरहाल बात कुछ इन नज़ारों की हो तो अब हमारा वापसी का ये सफ़र है। ये आप देख रहे हैं पाइन के ये सारे दरख्त हैं, मरी के दरख्त, जो दरख्त हैं सारे के ज़्यादातर ये पाइन के दरख्त हैं। कदावर ये दरख्त होते हैं, 50-50, 60-60 फुट इनकी बुलंदी होती है, और कैसे ये सीधे खड़े हुए होते हैं। और ये जड़ें भी आप देख रहे होंगे इनकी कितनी अंदर तक आके कुदरत के ये शाकार हैं, और किस तरह से ये दरख्त इतनी बुलंदी पर अपनी जगह बनाते हैं, और इनके लिए इनको यही टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जो वापसी के मनाजिर में मैंने देखा, बढ़ती हुई कमर्शलाइजेशन इन दरख्तों को खा रही है। हमें चाहिए कि इनकी कटाई के साथ साथ अगर इनको काटा जा रहा है, पहली बात तो इनको रोका जाए, नहीं तो फिर जितनी तादाद में अगर काटें उससे ट्रिपल उगाए भी जाएँ, जैसे हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों ने यह रास्ता इख्तियार किया है। क्योंकि पूरी पहाड़ियाँ मरी के हमें गंजी होती हुई नज़र आ रही है कंस्ट्रक्शन की वजह से। यही चीज़ फिर मौसमों पर असरअंदाज होगी, और जो मौसम मरी का हुस्न होते थे, बर्फबारी जिस तरह होती थी, अभी कुछ लोगों ने बताया कि अभी ये लेट हुई है, क्योंकि मौसमों का पैटर्न इसी वजह से तब्दील हो रहा है कि हम बेदर्दी के साथ बेतहाशा दरख्तों को काट रहे हैं। हमें एहसास नहीं है कि ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, दरख्तों के कटने से उस पर कितना असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि खुद बर्फबारी
या ये बारिश का बरसना या ये पानी का साइकिल हमारी लाइफ के लिए कितना जरूरी है कि बर्फ का ये बर्फबारी का ये पैटर्न उसी तरह से रहे ताकि हमारी फसलें हमारी खेतें उसी तरह से सरसब्ज़ शादाब रहें। तो इन दरख्तों का भी इसी तरीके से बचे रहना चाहिए। हम सबको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हम सबको इसके हवाले से बढ़ना चाहिए आगे। और सफ़र के अंदर बड़ा मज़ा आया हमें, बर्फबारी के हमने बहुत से मनाजिर का मुशाहिदा भी किया, देखा भी, और फिर साथ साथ में मुख्तलिफ जगहों को भी इंजॉय किया। आप कहेंगे मैंने बाजार या खानों के इतनी ज़्यादा आपको आगाह नहीं किया, वो हर बंदा आता है अपने पसंद और मूड के लिहाज से आता है। मुझे चूँकि ज़्यादातर सफ़र में मनाजिर देखते रहना और उन जगहों के मुतालिक मालूमात हासिल करते रहना और वो आप तक पहुँचाते रहना अच्छा लगता है। तो अब ये हमारा वापसी का ये सफ़र है। मरी के सफ़रनामे के बाद लाहौर तक का जो हमारा ट्रैवल होगा उसमें बीच में फिर आपको आगाह करूँगा। मिलते हैं फिर आपसे। इस एक रोड से इतने रास्तों की कनेक्टिविटी मिलती है और रास्ते के ये खूबसूरत मनाजिर, दिल मोह लेने वाले मनाजिर आपके साथ होते हैं। और सेफ सफ़र है, सेफ ट्रैवल है, कहीं पर भी रुकें, तस्वीरें खींचें, वीडियोस बनाएं और बाहर वापस जाके अगर आप बाहर से पाकिस्तान घूमने आएँ तो पाकिस्तान की ये खूबसूरती सबको दिखाएं। थोड़ा सा आगे ना पीछे की और खूबसूरत नजर आई, जहाँ दूर तक थोड़ा नजर आए ना फिर वहाँ रोक लेना। उसने जाना कि